मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। उसी क्रम में आज इस कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे कि हाब्स का सामाजिक समझौता क्या था और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो उसमें ये हमने देखा कि हाब्स जो अपनी पुस्तक है लेवाइथन, उसमें इस समझौते सिद्धांत का 17वें और 18वें अध्याय में इस सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति पर वो प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया, लेकिन उनमें बाध्यकारी शक्ति नहीं थी और इस बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता था। ऐसी शक्ति या संस्था की इस परिस्थिति में आवश्यकता थी जो इन स्वार्थी और झगड़ालू मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर अनुशासन में रख सके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत के 2-3 चरण। इसमें मानव स्वभाव के बारे में हमने पढ़ा और प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम। तो उसमें मानव स्वभाव के बारे में हमने देखा कि वो स्वार्थी और झगड़ालू मनुष्य आपस में लड़ते झड़ते रहते हैं, वो आपस में संघर्ष रहता है। प्राकृतिक अवस्था में हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक के साथ संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे स्वार्थी झगड़ालू मनुष्यों को नियंत्रण करने के लिए कोई सुप्रीम अथॉरिटी यानी शक्ति या संस्था की आवश्यकता थी। अब ये खास बात है यहाँ कि व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी उनमें आत्मरक्षा, शांति, सुरक्षा की इच्छा विद्यमान थी। इसलिए वे एक शक्तिशाली संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। दूसरे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने अपने स्वाभाविक विवेक से निर्देशित होकर ये निश्चय किया कि युद्ध की दुखद अवस्था और आकस्मिक मृत्यु के भय से छुटकारा पाने, वासनाओं पर अंकुश रखने और प्राकृतिक नियमों का पालन करवाने के लिए किसी शक्ति का होना आवश्यक है। हाब्स ने स्वयं कहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सुनिश्चित कारण मनुष्यों की अपनी स्वयं की सुरक्षा और उससे संबद्ध अधिक संतुष्ट जीवन की दूरदर्शिता थी। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि हाब्स सामाजिक समझौता का समर्थक है और ये सामाजिक समझौता जो है शासकों और शासितों के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि समझौते के समय शासकों का अस्तित्व नहीं था और ये समझौता मनुष्यों का पारस्परिक समझौता था। इसके अनुसार शासकों की नियुक्ति हुई है। तो हाब्स से इस सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक लेवाइथन के 18वें अध्याय में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कि राज्य की स्थापना तब होती है जब किसी मानव समुदाय के अनेक मनुष्य एक दूसरे से सहमत होकर ये समझौता करते हैं कि समुदाय के सब मनुष्य उस मनुष्य या मनुष्यों के उस समूह के कार्यों और निर्णयों को अपने स्वयं के कार्य और निर्णय समझेंगे जिसे उसके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है, चाहे उनमें से किसी ने उस पक्ष में मत दिया हो या विपक्ष में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि समुदाय के सब मनुष्य परस्पर शांतिपूर्वक तथा दूसरे मनुष्यों के विरुद्ध सुरक्षित रहेंगे। हाब्स के अनुसार समझौते में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ये कहता है, उनके शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं कि मैं अपना स्वशासन का अधिकार इस मनुष्य या मनुष्यों के इस समूह को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार को इसी प्रकार सौंप दो।
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति में संयुक्त होने वाला मानव समुदाय राज्य कहलाता है। और हाब्स के शब्दों में इस प्रकार उस महान लेवाइथन या नश्वर देवता का जन्म हुआ जो हमें अविनाशी ईश्वर की अधीनता में शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सामाजिक समझौते का एक फॉर्मेशन वो देते हैं। अब इस सामाजिक समझौते की क्या खास विशेषताएं थी, फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हाब्स के सामाजिक समझौते को जो हमने पढ़ा है उसकी खास विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये समझौता जो था सामाजिक समझौता, ये शासनात्मक नहीं था। कैसे? हाब्स के पूर्व प्रतिपादित जो समझौता था वो राजा और शासक तथा शासक और शासित के बीच होने वाला शासनात्मक समझौता था। लेकिन हाब्स का समझौता प्राकृतिक अवस्था के सभी व्यक्तियों के बीच में होने के कारण सामाजिक समझौते का रूप धारण करता है। यानी इस में समझौते में शासक शामिल नहीं है, उसका परिणाम है। समझौते के बाद एक रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में शासक आता है। समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, अर्थात न तो समाज था न राज्य था। मनुष्य द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार किए जाने के कारण समाज की उत्पत्ति हुई और उस समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई या उसका आविर्भाव हुआ। इस समझौते से एक खास और विशेषता है कि संप्रभु जो है समझौते का भागीदार नहीं। हमने पहले भी इसको स्पष्ट किया है कि सामाजिक समझौता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के बीच में हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है। जैसा एवेस्टीन एक विचारक इस पर कमेंट करते हैं, उनकी टिप्पणी यूँ है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच में हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है, यानी उसका परिणाम है ये। एक विशेषता है निरंकुश संप्रभु। समझौतों के द्वारा सभी मनुष्यों ने अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति को दे दिए जो समझौते में सम्मिलित नहीं था। अतः वह व्यक्ति असीम शक्ति की प्राप्ति करके और निरंकुश संप्रभु बन बैठता है। उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और वह अपनी सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र था। बोंदा ने जो संप्रभु पे प्रतिबंध लगाए थे, हाब्स अपने संप्रभुता के सिद्धांत में अपने संप्रभु सारे प्रतिबंध हटा देता है। तो इस तरह से उसका जो संप्रभु है वो निरंकुश है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं। समझौते का उल्लंघन नहीं है, अर्थात प्राकृतिक अवस्था छोड़ने और समझौते में सम्मिलित होने के बाद व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार संप्रभु को दे दिए, यह हम देखते हैं, टोटल सरेंडर हो जाता है। वे सब समझौते का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। समझौता नहीं मानने का अर्थ क्या है? फिर से प्राकृतिक अवस्था में जाना, जो वांछनीय नहीं था, जो उनको पसंद नहीं था। एक है समझौते का उद्देश्य क्या था, एम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौते का मुख्य उद्देश्य था लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राज्य के बाह्य आक्रमण से रक्षा करके उसके अंदर की शांति स्थापना करना। ये हम पहले प्राकृतिक अवस्था में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि वो एक ऐसी अराजकता की अवस्था थी, मारकाट की अवस्था थी, प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी। तो उस अवस्था से निजात पाने के लिए वो एक समझौते की स्थापना करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समझौते का उद्देश्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना था। इस समझौते से, जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, कि एक निरंकुश सरकार या संप्रभु की स्थापना होती है और किसी भी व्यक्ति को शासक के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं था। हाब्स का ये कहना है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना था, चाहे वे आदेश ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उनका पालन करना न्यायपूर्ण और वैध था।
संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने, यहाँ तक कि कितना टैक्स लगाना है, किसके पास क्या स्थिति होगी, ये संप्रभु को ही तय करना था। अब यहाँ एक सवाल ये उत्पन्न हो सकता है कि हाब्स ने निरंकुश संप्रभु का निर्माण क्यों किया। तो जब हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जो इंग्लैंड की परिस्थितियाँ थी उसमें वो इंग्लैंड के राज परिवार का समर्थक था और इंग्लैंड में 2 गृहयुद्ध हो चुके थे। जनता राजा की संप्रभुता को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वे उसकी संप्रभुता पर सीमा लगाना चाहती थी और क्रॉमवेल जो थे वो जनता का नेता था। उसने राजा की शक्तियों पर आघात किया और कहा कि राजा नहीं बल्कि संसद संप्रभु है। इस प्रकार उस समय इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य छाया हुआ था और हाब्स ने लेवाइथन ग्रंथ लिखकर यह सिद्ध करना चाहा कि जनता का सुखमय और शांतिपूर्ण जो जीवन है वो राजा की निरंकुश शक्तियों को मानने में ही है। तो इस प्रकार हाब्स ने एक निरंकुश राजतंत्र या संप्रभु का समर्थन किया है। अब जो हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो उन्होंने प्रतिपादित किया है, तो आलोचक उसकी आलोचना करते हैं और उसकी आलोचना में हम विभिन्न प्रकार के बिंदु देखते हैं और एक एक स्टेप से उसकी बात करते हैं जो उन्होंने विभिन्न चरण सामाजिक समझौता सिद्धांत के बताए हैं। तो उसी आधार पर आलोचक उसकी आलोचना करते हैं। पहले तो मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो मानव स्वभाव के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, आलोचकों का कहना है कि वो एकांगी और एक पक्षीय है। हाब्स ने कहा है कि मनुष्य घोर स्वार्थी, कपटी, हिंसक, असामाजिक और युद्ध पिपासु है, लेकिन विद्वानों का मत है कि मनुष्य स्वार्थी होकर भी सामाजिक है। उसमें आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दया, प्रेम, परोपकार, सहानुभूति जैसे मानवीय गुण विद्वान होते हैं। हाब्स ने इन सद्गुणों की उपेक्षा की है और इसी को इंगित करते हुए कैटलिन ने कहा है कि हाब्स के दोषपूर्ण दर्शन का अधिकांश भाग उसके दोषपूर्ण मनोविज्ञान का कारण है। तो ये उनके मानव स्वभाव की आलोचना होती है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था का भी आलोचक आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो काल्पनिक है, इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये कोरी कल्पना है। मानव शास्त्र और इतिहास ये स्पष्ट करता है कि सबका सबके साथ युद्ध की अवस्था में मनुष्य कभी नहीं रहा। अगर ऐसी स्थिति रहती तो मानव जाति नष्ट हो जाती। प्राचीन समाज की जो की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार, कुल, कुटुंब था और व्यक्ति रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस प्रकार हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है, आलोचकों की दृष्टि में वो कोरी कल्पना है। एक उनकी आलोचना होती है कि इसी प्राकृतिक अवस्था में जो उन्होंने नियम बताए हैं और प्राकृतिक अधिकार की बात की है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम थे, यानी वो प्राकृतिक नियमों को विवेक का उपदेश मानता है। लेकिन खास बात यह है कि एक स्वार्थी मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक नियमों का पालन करना अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है। इसी प्रकार प्राकृतिक अधिकारों के बारे में भी लोग आलोचना करते हैं। आलोचकों का कथन है कि समाज और राज्य के अभाव में अधिकारों की कल्पना करना कोरी धारणा है। टी.एच. ग्रीन तो ये कहते हैं कि सामाजिक समझौते का सबसे बड़ा दोष उसके अधिकारों की धारणा है, क्योंकि बिना सोसाइटी के, बिना राज्य के कैसे अधिकार हो सकते हैं। आगे एक और आलोचना है कि समझौता जो है नितांत अतार्किक है, इलॉजिकल। कैसे? कि प्राकृतिक अवस्था में हाब्स ने जो चित्रण किया है कि मनुष्य संघर्षरत रहता है, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष रहता है, लेकिन अचानक समझौता होते ही सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये तर्क की दृष्टि से हम इसको
ठीक से नहीं ठहरा सकते। इस संदर्भ में एक सटीक कमेंट किया है वाहन ने, और वो लिखते हैं, वाहन नाम के विचारक, कि हाब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है जिसमें प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध में संलग्न रहता है। भला ये कैसे माना जा सकता है कि दानव रूपी व्यक्ति एकाएक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य हो और पशु बल से जो मुक्त हो, सत्य न्याय जिसके आधार हों। जिस प्रकार एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार हाब्स का वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। कहने का भाव यही है कि जो उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उसमें जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें उनका जो चित्रण है उसमें मार काट की अराजकता की अवस्था है जिसमें प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष है, और समझौता होते ही वो शांति प्रिय हो जाते हैं। तो इस पर आलोचक आलोचना करते हैं, और एक आलोचना है उनकी कि जो सामाजिक समझौते की जो शर्तें हैं वो अबुद्धि संगत हैं। कैसे? हाब्स का कहना है कि लोगों ने बिना किसी शर्त के अपने अधिकार एक व्यक्ति या सभा को दे डाले, जिसका परिणाम क्या हुआ? एक निरंकुश राज्य की स्थापना हुई जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। सामान्य रूप से हम देखें तो मानव बुद्धि में इस तरह की कल्पना करना संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई प्राणी इस प्रकार अपने सब अधिकार बिना शर्त के किसी को दे करके और दासता के बंधन में अपने आप को डाल दे। इस संदर्भ में लॉक का कथन है, जो दूसरे संविधावादी विचारक हैं, वो कहते हैं कि क्या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों और जंगली बिल्लियों की शरारतों से बचने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उस अवस्था से संतुष्ट थे तथा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे जब शेर उन्हें निगले जा रहा था। तो ये एक आलोचना होती है। और एक है समझौता एक पक्षी और अवैध है। हाब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत वैधता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसका कारण ये है कि समझौता हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है और दोनों की इसकी शर्तों को पालन करना पड़ता है। यदि एक पक्ष इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष भी समझौते को भंग करने का उसको अपना अधिकार होता है। लेकिन हाब्स के समझौते हमको ये बात देखने को नहीं मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि समझौते में शासक तो शामिल ही नहीं है। समझौता परस्पर व्यक्तियों के बीच में होता है और शासक तो उसका परिणाम है। तो इस प्रकार ये समझौता एक पक्षी है जो अमान्य है और अवैध है। एक हाब्स का जो राज्य है वो पुलिस राज्य है, कल्याणकारी राज्य नहीं है। अर्थात हाब्स के राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? भय है, जन कल्याण की भावना नहीं है। उसका मुख्य कारण व्यक्तियों को शांति सुरक्षा व्यवस्था देना है। वो पुलिस राज्य है, वो कल्याणकारी राज्य नहीं है। इस प्रकार हाब्स का जो राजनीतिक समाज है मानव समाज न होकर पशुओं का एक झुंड है जिसमें लेवाइथन अपने डंडे से उनको हाँकता है। इस संदर्भ में गूच नाम के एक विद्वान के कथन को हम उद्धृत कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लेवाइथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में डंडा लिए हुए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति करना का अपरिहार्य साधन नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाब्स ने जो राज्य का वर्णन किया है वो राज्य पुलिस राज्य है, कल्याणकारी राज्य नहीं है। और निरंकुश संप्रभुता, ये संप्रभुता के सिद्धांत पे में हमने पढ़ा। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हाब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है। अब संप्रभुता की निरंकुशता दार्शनिक दृष्टिकोण से चाहे कितनी भी अनिवार्य हो, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग संभव नहीं है। संप्रभुता नियंत्रित रूप में ही कार्य करती है। हाब्स ने संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित माना है। अमेरिका में संप्रभुता सरकार के 3 अंगों में विभाजित रहती है। ऐसी मिश्रित शासन व्यवस्थाओं को ही अब सुशासन के लिए उपयुक्त माना जाता है। आधुनिक युग में निरंकुश संप्रभुता ना तो व्यवहारिक है और ना ही वांछनीय है। इस तरह से निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन करके हाब्स व्यक्ति को दास बनाकर दासता के
बेड़ियों में जकड़ कर रख देता है, जो आधुनिक समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।